Hello student, how are you? I am a teacher of biology and my name is Dr. Sandeep Ji. जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है वो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमने इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर ले रहे हैं। आज जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में oogenesis आता है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। oogenesis मीन एग का फॉर्मेशन होना, ये oogenesis होता है और इसमें बड़े सारे मेन पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं और इसमें कंसेप्ट भी थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। रही बात अगर हम oogenesis की बात करें, पिछले लेक्चर में जो आप मेरा लेक्चर देख सकते हो या जिन्होंने देखा है आप उसमें देखिए कि हमने प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स और ग्राफिकन फॉलिकल हमने वहाँ पे आपका उसका फॉर्मेशन फॉलिकुलोजेनेसिस जिसको कहते हैं वो बताया था। और उस फॉलिकल के बीच में oocyte होता है, ठीक है, oocyte होता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब रही बात कि oogenesis का फॉर्मेशन कैसे होता है और ओवम कैसे बनता है, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्राइमोडियल जर्म्स लेयर होती है या सेल्स कह सकते हो आप, उसका डिवीजन से माइटोसिस होती है और उसमें बनते हैं आपके oogonia। oogonia बहुत सारे मीन प्लूरल और oogonia मीन एक, ठीक है। तो ये हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। oogonia की बात जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले माइटोसिस होगा, ग्रोथ होगा और एक बड़ा oogonia बनेगा जिसको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte, जिसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। यहाँ पे याद रखिए माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस। इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो मियोसिस होगा। मगर उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव में हो रही है, सिस्टम में हो रहा है और ओवरी में हो रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, फीमेल अभी जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ है, ये तब से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिसका जन्म भी नहीं हुआ है। स्पर्मेटोजेनेसिस आपने पढ़ा है या आपने उसके ऊपर आप जानते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस हमेशा प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होता है, मगर जो oogenesis है वो फीमेल में अभी बच्चा अंदर ही होता है तो oogenesis स्टार्ट हो जाता है, ये बात। और प्राइमरी oocytes बनते हैं अभी बेबी का जन्म भी नहीं हुआ होता। तो प्राइमरी oocyte के बाद meiosis 1 स्टार्ट हो जाता है, meiosis 1 स्टार्ट हो जाता है। और अभी डिलीवरी से पहले एक स्टेज, डिलीवरी से पहले एक जो meiosis 1 की जो स्टेज है, प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज, उसमें meiosis रुक जाता है, अरेस्टेड हो जाता है या हॉल्टेड हो जाता है। फिर बच्चे का जन्म हो गया, वो 1, 2, 3, 10 साल तक, जब वो 13 साल के आसपास पहुंचता है तो उसका प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर meiosis यहाँ पे अरेस्ट हुआ था प्रोफेज 1 में, डिप्लोटीन स्टेज में आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपको पता है कि प्यूबर्टी के बाद ओवुलेशन भी होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ओवुलेशन होने वाला होता है उससे पहले meiosis 1 कंप्लीट कर चुका होता है और meiosis 2 की स्टेज में एंटर कर चुका होता है। और जैसे ही ओवुलेशन हो रहा होता है और ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte बनता है। और जैसे ही जो ओवुलेशन के टाइम जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज होने से उस जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं, हम बड़ी बार उसको हम ओवम कहते हैं, बट ओवम नहीं कहते हैं, हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। और जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो meiosis 2
में, फिर मेटाफेज सेकेंड में एक मेटाफेज सेकेंड की स्टेज में फिर अरेस्टेड और हॉल्टेड हो जाता है। क्लियर माई पॉइंट? इतना बात याद रखना है। तो ये दो कुछ पॉइंट थे जो मैं आपको स्टार्ट कर रहा था कि प्राइमरी oocyte के बाद अभी अंदर ही था वॉर्म में, तो प्रोफेज में 1 में ये अरेस्टेड हो जाता है और जैसे ही प्यूबर्टी होती है, ओवुलेशन होने वाला होता है, उससे पहले ये ओवुलेशन के साथ ये मेटाफेज सेकेंड में ये अरेस्टेड हो जाता है। साथ में बात याद रखना कि प्राइमरी oocyte जब मियोसिस हो रही है तो सेकेंडरी oocyte बनता है और सेकेंडरी oocyte में साथ एक आपका फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस है, उसका डिवीजन अनइक्वल होता है और ये सेकेंडरी oocyte तो आगे चल जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाता है, फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये डीजेनरेट हो जाता है। जब हम आगे चलेंगे, अब सेकेंडरी oocyte की अगर हम बात करेंगे, सेकेंडरी oocyte की अगर हम बात करेंगे, अभी वो ओवम नहीं बना है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जैसे वो फिलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है, अगर तो स्पर्म हुआ वो फर्टिलाइजेशन वहां स्टार्ट हो जाएगी और वो मियोसिस सेकेंड भी अपना कंप्लीट कर जाएगा। जो हॉल्टेड था, जो अरेस्टेड था मियोसिस सेकेंड, वो कंप्लीट कर जाएगा, फिर हम उसको ओवम कह सकते हैं। नहीं तो अगर वहां पे स्पर्म का एंट्री नहीं होता है, स्पर्म नहीं होती है, इंटरकोर्स नहीं होता है, तो वो जो सेकेंडरी oocytes है वो डीजनरेट, जो स्पर्म है वो डीजनरेट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte ही रहेगा, वो ओवम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जैसे ही स्पर्म ने एंट्री की, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले, पहले थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। 1 मिनट में रुक जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवम बन गया और ओवम बनने के बाद मियोसिस सेकेंड, टोटल मियोसिस कंप्लीट हो गया और साथ में सेकेंड पोलर बॉडी बन गया, इसका कोई यूज नहीं है। और ओवम के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म एंड ओवम का जब मिलन हो गया तो जाइगोट बन गया। ये एक मैंने oogenesis का प्रोसेस आपको बताया था। कुछ इसमें एक चीजें बताना चाहता हूं, वो ये है कि जो फॉलिकल बिफोर बर्थ, अभी बर्थ बेबी का नहीं हुआ है, वो लार्ज नंबर में होते हैं, वो लाखों में होते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, वो फॉलिकल 60 to 80,000 तक रह जाते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर मेंशन है, 60 to 80,000 रह जाते हैं। अब इतने लाखों फॉलिकल्स प्यूबर्टी तक पहुंचते वो फॉलिकल जो जन्म से पहले स्टार्ट हो चुके हैं और वो प्यूबर्टी तक पहुंचते कुछ हजारों में आ जाते हैं, उसके पीछे मैंने एक पिछला कंसेप्ट आपको बताया था, फॉलिकुलर एट्रिसिया। वो एट्रिसिया ही उसको साथ साथ में खत्म कर रहा है, डीजनरेट कर रहा है। तो एक बात याद रखना। फिर उसके बाद आपको पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, एक ओवम निकलता है। मान लो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है। ये सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया, ये डीजनरेट होता है, यहाँ पे 2 बन गए, यहाँ पे 2 बन गए, तो अगर ये 4 बनते हैं तो क्या माँ एक टाइम पे मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या झेल पाती? क्या जो हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है वो इस तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो डाउनवर्ड है, इसलिए मल्टीपल प्रेगनेंसी को झेलना मुश्किल था। इसलिए एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ भी आपका एक ही ओवम बनता है। तो ये लेक्चर कैसा लगा आपको मेरा? अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। मैंने अपने YouTube पे अपना फ़ोन नंबर भी लिखा है, अगर किसी को कोई नीड है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो रही बात, मेरे लेक्चर को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक पहुंचाएं उन बच्चों को जिनको नीड है। तो इसी के साथ मैं थैंक यू एंड बाय एंड